चलिए वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करते हैं हम लोग पंचायती राज। तो पिछली क्लास में हमने पंचायती राज को किस तरीके से संवैधानिक दर्जा दिया गया उसको हम पढ़ चुके थे। अब जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से, तो अब पंचायतों की स्थापना करना अनिवार्य था सभी राज्यों के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, उसके दो प्रकार के प्रावधान थे। एक अनिवार्य प्रावधान थे और एक जो थे आपका वो ऐच्छिक प्रावधान थे। अनिवार्य प्रावधान कहने का मतलब जिनको मानने के लिए राज्य सरकारें बाध्य होंगी, उसमें वो कोई फेरबदल नहीं कर सकती। और ऐच्छिक प्रावधान मतलब जिसमें राज्य सरकारें फेरबदल कर सकती थी, अपने अनुसार स्वविवेक से उसको बना सकती थी। अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत ही पंचायती राज संस्थाओं का गठन था। इसलिए जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं, वो पंचायतों की स्थापना पर जोर भी देती हैं और उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो पंचायतों की स्थापना करें। याद रखें, 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज की स्थापना कैसे हुई। तो हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि याद रखें, छत्तीसगढ़ में पंचायतों की जो स्थापना है वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से होती है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक, जब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से होती है तो ये हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसी के आधार पर पूरा पंचायतों का संचालन भी होता है। ठीक है ना, आप देखें कि जो पंचायत है, ठीक, पंचायतों की स्थापना, ठीक है, पंचायतों की स्थापना राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि पंचायतों की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो याद रखें राज्य विधानमंडल के द्वारा की जाती है, क्योंकि पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों की स्थापना की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पंचायतों की स्थापना हो गई तो पंचायतों की स्थापना राज्य विधानमंडल, है ना, राज्य विधानमंडल कानून के माध्यम से या विधि बना करके कानून के माध्यम से करते हैं। ठीक है ना, जो राज्य विधानमंडल होती है वो कानून बना करके स्थापना करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए छत्तीसगढ़ में पंचायतों की स्थापना, है ना, छत्तीसगढ़ में पंचायतों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया गया है ना। मतलब देखें, पंचायतों की स्थापना कौन करता है, तो हमेशा राज्य विधानमंडल, क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के एंट्री नंबर 5 पर इसका उल्लेख है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने या प्रशासन का अधिकार राज्य शासन का होता है, राज्य का होता है। तो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना राज्य विधानमंडल ने किया है और जब भी राज्य विधानमंडल किसी चीज की स्थापना करेगी तो हमेशा वो कानून बना करके करती है। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी पंचायतों की स्थापना करने के लिए जो कानून बनाया गया उसे हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 कहते हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम इसका विकास देखें, है ना, इस अधिनियम का विकास की कैसे ये अधिनियम छत्तीसगढ़ में आया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याद रखेंगे जो 73वां संविधान संशोधन 1992 था, है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992 को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य या अपनाने वाला राज्य, लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। ठीक है ना, मध्य प्रदेश बिकम द वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया who had adopted the 73rd Constitutional Amendment Act 1992.
सबसे पहले अपनाने वाला राज्य कौन था? आपका मध्य प्रदेश था। और जैसे किसी भी राज्य को अपनाना है यानी पंचायतों की स्थापना करनी है तो कानून बना करके ही करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी पंचायतों की स्थापना करने के लिए कानून बनाया। और मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने के लिए कानून बनाया और उसके लिए उन्होंने 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 प्रस्तुत किया, मतलब को प्रस्तुत कर पारित करवाया, है ना, पारित करवाया। मतलब 30 दिसंबर 1993 को जो मध्य प्रदेश की विधानसभा थी उसने पंचायती राज अधिनियम को क्या कर दिया? आपका पारित कर दिया, विधानसभा ने पारित कर दिया। लेकिन याद रखें कि राज्यों से कोई भी चीज कानून तब बनेगा जब वो क्या हो जाए? आपका मतलब विधानसभा से भी पारित हो जाए, विधानसभा से पारित होने के बाद उस पर हस्ताक्षर कर दे कौन? राज्यपाल। तो जब राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता है तब जाकर के वो क्या बनता है? कानून बनता है। और इस तरीके से 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश की विधानसभा ने इसको पारित कर दिया। इसके बाद 24 जनवरी 1994 यानी 26 जनवरी के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए, उनका अनुमोदन मिल गया। और जैसे ही हस्ताक्षर हुए तो अब जो विधेयक था वो क्या बन गया? आपका मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। ये क्या बन गया? आपका मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। और इसे मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994 से लागू कर दिया गया, है ना। इसको मध्य प्रदेश में पूरा लागू कर दिया गया 25 जनवरी 1994 से, ठीक है ना। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से हुई। चलिए, खैर ये तो मध्य प्रदेश की स्थिति थी। अब इसी में आगे अगर हम चले थोड़ा सा, तो जैसे ही मध्य प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हो गई तो 1994 से लेकर 2000 तक, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसके बाद अगर पांचों पॉइंट देखें, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हो गई, ठीक है ना, 1 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य भी बन गया। और जैसा कि 73वां संविधान संशोधन है ना, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए पंचायतों की स्थापना करना, है ना, पंचायतों की स्थापना करना अनिवार्य है ना। तो जब सभी राज्यों के लिए पंचायतों की स्थापना करना अनिवार्य है, सो इट इज ऑल्सो बिकम द एसेंशियल फॉर छत्तीसगढ़ स्टेट। और इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी अनिवार्य हो गया कि हम पंचायतों की स्थापना करें, ठीक है ना। 1 नवंबर 2000 के बाद पंचायतों की स्थापना करना हमारे लिए भी क्या हो गया? बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और जब भी विधानसभाओं को या विधानमंडल को जब भी किसी भी चीज की स्थापना करनी होती है तो हमेशा वे कानून बनाकर करेंगे, यानी अब एक कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना, जब हम मध्य प्रदेश से अलग हुए हैं और 1994 से लेकर 2000 तक, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, 31 अक्टूबर 2000 तक हम मध्य प्रदेश के पंचायती राज कानून से ही हमारे यहां भी पंचायतों का शासन चल रहा था। यानी हम मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून के ही अभ्यस्त थे, एक्सपीरियंस्ड थे। अब अगर कोई नया कानून बनाते तो उसमें फिर एक तरीके से नवीन शुरुआत होती, न्यू इनिशिएशन होता। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया, छत्तीसगढ़ शासन ने तय किया कि मध्य प्रदेश राज्य के जो पंचायती राज अधिनियम 1993 वाला जो कानून है उससे हम छत्तीसगढ़ पर विस्तारित कर देते हैं 31 अक्टूबर 2000 तक जो भी संशोधन हुए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जैसी आवश्यकता होगी छत्तीसगढ़ सरकार जो है उसमें चेंज करती रहेगी समय समय पर, ऐसा उन्होंने सोचा। याद रखें कि जब भी हम
किसी राज्य के किसी कानून को अपने राज्य पर विस्तारित करना चाहते हैं या अपने अपने राज्य में अपनाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एक अनुकूलन आदेश निकालना होता है और शासन को एक अनुकूलन आदेश निकालना पड़ता है। अनुकूलन आदेश मतलब उस कानून को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक उस तारीख तक जो संशोधन हुआ उसको हम एडॉप्ट कर रहे हैं और यहां से अब अपना बना करके उसको उपयोग में लाएंगे। एडॉप्ट करने का मतलब आपका जो कानून था, जैसे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था, तो उसमें जितनी भी बातें थी उसको हम भी अब अपना ले रहे हैं 31 अक्टूबर 2000 तक। और अपनाने के बाद अब वो मध्य प्रदेश ना होकर के छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम हो जाएगा और इसके आगे इसमें जितने भी संशोधन होंगे, ठीक है ना, जितने भी संशोधन होंगे छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के संशोधन 31 अक्टूबर 2000 के बाद जो मध्य प्रदेश में संशोधन होंगे वो इसमें लागू नहीं होंगे। तो ये तय किया हमने कि क्यों अलग से कानून बनाया जाए जब हम इसी के अभ्यस्त हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 जून 2001, है ना, 7 जून 2001, 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश, है ना, विधियों का अनुकूलन आदेश तैयार किया, है ना, ठीक है ना, विधियों का अनुकूलन आदेश, एडेप्टेशन ऑफ लॉ, है ना, ऑर्डर ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ लॉ, ये जो है तैयार किया 7 जून 2001 को। और इसके माध्यम से ही मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में 31 अक्टूबर 2000 तक हुए समस्त बदलावों या संशोधनों के साथ, है ना, संशोधनों के साथ, है ना, अपना लिया गया। मतलब जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था उसे ही हमने क्या कर लिया, 31 अक्टूबर 2000 तक उसमें जो भी संशोधन हुए थे उसे हमने विधियों का अनुकूलन आदेश पारित करके अपना लिया कि अभी तक जो भी संशोधन हुए अब हम उसको अपना ले रहे हैं, ठीक है। और अपना करके इसे नाम दिया गया छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। और इस तरीके से ये जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था अब वो बन गया आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। बेशक हमने विधियों का अनुकूलन आदेश 7 जून 2001 को बनाया, ठीक है, 7 जून 2001 को तैयार किया छत्तीसगढ़ सरकार ने, शासन ने, लेकिन इसे 18 जून 2001 को प्रकाशित किया गया। ये जो विधियों का अनुकूलन आदेश था इसे प्रकाशित किया गया आपका 18 जून 2001, मतलब बना लिया गया 7 जून 2001। इसमें जो भी बदलाव करने थे, जो भी चर्चा होनी थी, चर्चा होने के बाद सरकार कभी भी किसी भी चीज को अगर तैयार करती है या बनाती है तो उसे राजपत्र में प्रकाशित करती है ताकि जनता को भी इसकी जानकारी लगे। और छत्तीसगढ़ शासन ने 18 जून 2001 को इसे प्रकाशित किया, पब्लिश किया, ठीक है ना, पब्लिश किया। लेकिन इस अधिनियम को 1 नवंबर 2000 से लागू किया गया है, ठीक है ना। याद रखेंगे इस चीज को कि जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को 1 नवंबर 2000 से ही लागू कर दिया गया है। मतलब जिस तारीख से हमारा छत्तीसगढ़ गठन हुआ, स्थापना हुआ हमारे छत्तीसगढ़ की, उस तारीख से ही हमने इस पंचायती राज अधिनियम को कंटिन्यू रखा है, ठीक है। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ में पंचायतों की स्थापना जो है या पंचायतों के लिए जो कानून है वो आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, ठीक है। इसे 1 नवंबर 2000 से लागू किया गया। इसके लिए कोई लेजिस्लेशन प्रोसीजर हमारे यहां नहीं हुआ, अलग से कोई विधेयक ला करके कानून नहीं बनाया गया, बल्कि जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था उसमें 31 अक्टूबर 2000 तक, क्योंकि 31 अक्टूबर बाद 1 नवंबर आ जाएगा, 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम लागू है। 31 अक्टूबर 2000 तक जितने भी संशोधन हुए उन संशोधनों के साथ हमने जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था उसको ही अपना लिया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के नाम से। और इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पंचायतों, है ना, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संचालन का सभी कार्य इसी अधिनियम के माध्यम से होता है,
है ना, इसी अधिनियम के माध्यम से होता है, मतलब यही अधिनियम जो है आधार है। ठीक है, तो अगर हमें छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम के बारे में देखना है तो हमें इसको ही पढ़ना पड़ेगा। याद रखें, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है 1993, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल देखेंगे तो लगभग 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर्स है। ठीक है ना, ये जो आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, इसमें अगर अध्याय देखें, चैप्टर्स, तो अध्याय इसमें 15 है। धाराएं देखें, सेक्शंस, तो धाराएं इसमें कुल 132 है। और अनुसूचियां अगर हम देखें, स्केड्यूल्स, तो याद रखें अनुसूचियां इसमें 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, उसमें आपका 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। और इसी अधिनियम के माध्यम से हमारे देश में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका कार्य चलता है। ठीक है ना, जो पंचायती राज संस्थाएं, उनकी स्थापना, उनका संचालन सभी इन्हीं के माध्यम से होता है। एक थोड़ा सा सरसरी निगाह इन 15 अध्यायों पर होना चाहिए, है ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पंचायतों में कौन कौन से अध्याय हैं, ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसकी एक बुनियाद बनाने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसके अध्याय को कम से कम जाने। जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो एक तो आपका प्रारंभिकी है, जो महत्वपूर्ण अध्याय है, मैं पहले आपको उसको बता दे रहा हूं। जो प्रारंभिकी, इसमें परिभाषा होती है। कोई भी एक्ट होगा तो उसका पहला चैप्टर हमेशा क्या होता है, प्रारंभिकी होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा अध्याय है, इसमें बताया गया आपका ग्राम सभा के बारे में। ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम सभा से मिलकर के क्या बनती है आपका, पंचायतें। तो पंचायत के बारे में किसमें बताया गया आपका, 3 में। जब पंचायतों का गठन हो गया तो उसका क्या होगा, आपका निर्वाचन होगा। ठीक है, तो 4 में निर्वाचन बताया गया है। जब निर्वाचन हो गया तो अब क्या हो गया, निर्वाचन के बाद सारे जो पंचायत होंगे उनका सम्मेलन होगा, तो सम्मेलन जो है आपका अध्याय 5 में बताया गया है। सम्मेलन के बाद वो कार्य करेंगे तो उनके कार्य, पंचायतों कार्य जो है 6 में बताया गया है। कार्य क्या करेंगे तो ये बताया गया आपका 6A में, कार्य होगा उनका कॉलोनी निर्माण, कॉलोनी बनाना पंचायतों में, कॉलोनी निर्माण देखेंगे हम इसमें। ठीक है, कॉलोनी निर्माण समझ रहे हैं। अब जैसे कॉलोनी निर्माण करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, निधि की, यानी पैसों की। तो निधियों के बारे में चैप्टर 7 में बताया गया है। ये निधि कहां से आएंगी, आपका बजट के माध्यम से। तो चैप्टर 8 में बजट के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, बजट के माध्यम से ही क्या लगाया जाता है, कर लगाया जाता है। तो करारोपण, जो पंचायतें जो कर वगैरह लगा सकती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही मैं आपको बता रहा हूं। बजट के माध्यम से करारोपण के बारे में बताया गया है। कर पर क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे करों पर। ठीक है, कंट्रोल करेंगे टैक्स को। नियंत्रण करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, विनियम, रेगुलेशंस वगैरह बनाने पड़ेंगे, तभी तो लोग नियंत्रित होंगे। और अगर जो इस विनियम का उल्लंघन करे तो उसे क्या दिया जाएगा, दंड, शास्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये क्वेश्चन पूछता है। मेरी बात समझ रहे ना, कि अगर कोई नियम को तोड़े तो उसको क्या दिया जाएगा, दंड, यानी शास्ति। ठीक है, दंड दिया जाएगा। इसके बाद जो मान लीजिए अगर दंड दे दिए, ठीक है ना, किसी को, तो कैसा दंड देंगे, प्रकरण, विविध प्रकार का। तो 13वां चैप्टर जो है आपका, ये है आपका प्रकरण। ठीक है ना, 13वां चैप्टर जो है प्रकरण है। 14वें चैप्टर में ऑडिट के बारे में बताया गया है, जो पंचायतों का ऑडिट होता है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद 14A, मैंने जो आपको पेशा कानून बनाया था, है ना, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायती राज संस्थाओं का लागू किया जाना, ये आपका पेशा है। याद करें, अनुसूची 5 के क्षेत्रों में जो 10 राज्य जाते थे उसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, इसलिए पेशा कानून यहां पर भी रहेगा। और 15 जो है ये समाप्त हो चुका है, इसको आपको याद नहीं रखना। तो ये कुल मिलाकर के मोटा मोटी 15 चैप्टर है। थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए ताकि जब हम पढ़ें तो क्लियर रहे ये सारी चीजें। तो देखेंगे जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है, इसमें 15 अध्याय हैं, 12 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं।
धाराओं को हमको याद करने की जरूरत नहीं, जब हम पढ़ेंगे तो ऑलरेडी मैं वहां पर सेक्शन को कोड कर दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, और कोड नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो अध्याय है 15 अध्याय है, पहला आपका प्रारंभिकी, इनिशियल, किसी भी कानून में पहला चैप्टर यही होता है। दूसरा क्या है, ग्राम सभा, पंचायत किससे मिलकर बनती है, ग्राम सभाओं से, तो ग्राम सभा, ग्राम सभाओं से पंचायत, तो 1 2 3 याद हो गए चैप्टर, पहला प्रारंभिकी हो गया, इनिशियल, दूसरा क्या हो गया, ग्राम सभा, ग्राम सभा से मिलकर क्या बनेंगे, पंचायत, पंचायतों में क्या होगा, निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, तो चौथा चैप्टर क्या हो जाएगा, निर्वाचन। अब जब चुनाव हो गया, सारे लोग आ गए, तो अब ये मिलेंगे, सम्मेलन करेंगे, तो पंचायतों का सम्मेलन चैप्टर 5 में है। जब सम्मेलन हो गया तो अब वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे, इसलिए चैप्टर 6 में क्या है, कार्य है। कार्य क्या करेंगे, कॉलोनी का निर्माण, पंचायतों को अपने कॉलोनी निर्माण का अधिकार दिया गया, तो चैप्टर 6A में। अब कॉलोनी निर्माण के लिए क्या चाहिए, निधि, तो प्रत्येक पंचायत के पास जो निधि होगी, जैसे आप देखते हैं कि केंद्र में संचित निधि होती है, राज्य सरकार के पास अपनी संचित निधि होती है, वैसे ही पंचायतों के लिए निधि की बात किया गया, फंड की बात किया गया, उनको पैसे कहां से आएंगे, ठीक है। अब निधि कहां से आएगी, बजट से, मतलब फंड कहां से एलोकेट होता है, बजट से, तो इसलिए 8 में क्या है, बजट। बजट से क्या किया जाता है, करारोपण, तो टैक्सेशन, पंचायतें जो टैक्सेशन कर सकती हो चैप्टर 9 में है। इन टैक्स को क्या करेंगे, कंट्रोल, नियंत्रण, है ना, पंचायत के पदाधिकारियों पर जो नियंत्रण स्थापित किया है वो चैप्टर 10 में बताया गया। नियंत्रण बनाने के लिए क्या है, विनियम, है ना, मतलब अलग अलग पंचायतों के लिए विनियम या कानून कौन बना सकता है उसके बारे में बताया गया। अगर कोई विनियम तोड़े तो उसको दंड दिया जाएगा, शास्ति, तो ये शास्ति के बारे में आपका चैप्टर 12 में बताया गया। लास्ट में आपका चैप्टर 13 प्रकीर्ण, उसके बाद चैप्टर 14 ऑडिट, चैप्टर 14A जो है आपका पेशा, मैंने लिखा है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार जो है। आप देखें, मैंने आपको बताया था कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है वो आपका अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं लगता, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं उसमें नहीं लगता। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं उसमें 10 राज्य आते हैं। 10 राज्य में से जो छत्तीसगढ़ है इज वन ऑफ द स्टेट, छत्तीसगढ़ भी उन 10 राज्यों में से एक राज्य में शामिल होता है, ठीक है ना, उस एक राज्य में शामिल होता है, ठीक है ना, ठीक। इसलिए छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्रों में आता है, इसलिए उसके लिए अलग व्यवस्था किया गया। 14A में पेशा कानून को लागू किया गया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट इसको बोलते हैं, और 15वां चैप्टर जो है रिपील हो गया। तो ये मोटा मोटी इतने सारे चैप्टर हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, ठीक। तो ये आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 इस तरीके से आया और इस तरीके से इसने कार्य करना प्रारंभ किया है। चलिए अब हम इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर 1 है प्रारंभिकी, इनिशियल, तो उसे देखने की आवश्यकता नहीं, हम सीधा कहां शुरू करेंगे, ग्राम सभा से देखेंगे आप इसे। जैसे एक कॉन्सेप्ट आप देखें, इस तरीके से एक डायग्राम से मैं आपको थोड़ा सा इसका बेस समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखें कि ये बेसिकली 3 संरचनाओं में पंचायतों की स्थापना है। ये सबसे ऊपर आपका जिला पंचायत है, इसके बाद ये आपका जनपद पंचायत है, ठीक है ना, जनपद पंचायत, इसके बाद ये आपका ग्राम पंचायत है, ठीक है, और सबसे नीचे आता है आपका ग्राम सभा, है ना, ग्राम सभा सबसे नीचे आती है आपका ग्राम सभा। हम पंचायती राज अधिनियम को शुरू करें उसके पहले तो आप ये याद रख लें कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो पंचायतों की जो संरचना अपनाई गई है वो त्रिस्तरीय संरचना है। और वो त्रिस्तरीय संरचना क्या है, ये, ठीक है ना, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ये त्रिस्तरीय पंचायत जो है, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत जो है अपनाया गया है, ठीक है ना। ये आपका जिला पंचायत, जनपद पंचायत, है ना, और ये ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत
और जिला स्तर पर क्या होता है आपका, जिला पंचायत होता है। ग्राम सभा आप देखें कि जैसे ये कई ग्राम है ना, ये ग्राम है, ग्राम मतलब गांव है ना, ग्राम, ये ग्राम ए है, ग्राम बी है, ग्राम सी है, ग्राम डी है, ग्राम ई है, ये सब ग्राम हो गए। इस ग्राम में रहने वाले लोग ग्राम सभा मिलकर के बनाएंगे, जितने भी वयस्क लोग होंगे इस ग्राम में रहने वाले, और जो मतदाता सूची में है उन सब से मिलकर के ग्राम सभा मिलेगी। मतलब इस ए ग्राम के सारे एडल्ट लोग जो इलेक्टोरल लिस्ट में है वो सब ग्राम सभा बनाएंगे, बी में ग्राम सभा। इन ग्राम सभाओं के ऊपर होती है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है ना, ग्राम पंचायत। मेरी बात समझ है, जनसंख्या के आधार पर, जैसे मान लीजिए 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बना रहे हैं, तो 1 2 3, ये जैसे 3 को मिलाकर के 1000 हो गया तो एक ग्राम पंचायत हो गया, फिर इनके लिए क्या हो जाएगा, अलग ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा के ऊपर क्या होंगे, ग्राम पंचायत। कई ग्राम पंचायत को मिलाकर के क्या बनाते हैं, जनपद पंचायत, और कई जनपद पंचायत को मिलाकर के क्या बनाते हैं, आपका जिला पंचायत। मतलब जिला पंचायत के अधीन आपका जनपद पंचायत, जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत, और सबसे नीचे क्या होते हैं आपका ग्राम सभा, ठीक है ना, ग्राम सभा। ये मतलब सबसे निचला स्तर है ग्राम सभा। और बेसिकली ग्राम सभा में क्या है, ग्राम जो घोषित किया गया है उसमें जो रहने वाले वयस्क व्यक्ति हैं, जितने भी एडल्ट हैं वयस्क व्यक्ति, जिनका नाम उस ग्राम की मतदाता सूची में दर्ज है, वो सब मिलकर के क्या बना लेते हैं आपका, यही क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा कहलाते हैं। याद रखें कि ये जो ग्राम सभा है, इसी को महत्व देने की सिफारिश, इसे महत्व देना चाहिए, ये सिफारिश किसने किया था, आपका LM सिंघवी समिति ने इसकी सिफारिश की थी कि ग्राम सभा को महत्व देना चाहिए। और LM सिंघवी समिति ने ही कहा था कि इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में स्थापित करना चाहिए, ये आपका सिफारिश थी, है ना। तो ये मोटा मोटी ये दिमाग में रहना चाहिए कि सबसे नीचे ग्राम सभा है, फिर ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में, चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहले हम देखेंगे आपका ग्राम सभा के बारे में, एकदम क्लियर होते चलेंगे आप, है ना। सबसे पहले हम समझते हैं, हम चालू कर रहे हैं आपका ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा। ग्राम सभा, इसको इंग्लिश में भी आप ग्राम सभा ही लिखिएगा, विलेज असेंबली मत लिख दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी जानते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई भरोसा भी नहीं। ग्राम सभा होती क्या है, सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा बताएं तो याद रखें कि किसी ग्राम में, है ना, किसी ग्राम में रहने वाले या किसी ग्राम के रहने वाले सभी व्यक्ति जिनका नाम, है ना, जिनका नाम उस ग्राम की मतदाता सूची, है ना, वोटर लिस्ट जो है, इलेक्टोरल रोल जो है, मतदाता सूची में दर्ज है ना, के समूह को ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है ना, के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे आपका ग्राम सभा, ठीक है ना। किसी ग्राम में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, ऑल द रेजिडेंट ऑफ एनी विलेज विच नेम आर लिस्टेड इन इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ दैट विलेज shall constitute a ग्राम सभा। ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका ग्राम सभा बनाएंगे। याद रखें, ग्राम सभा के बारे में जो पूरा प्रावधान है, या ग्राम सभा के बारे में जो विस्तृत जानकारी है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, ग्राम सभा के बारे में पूरा विस्तृत उल्लेख जो है वो आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के
अध्याय 2 एवं अध्याय 14 ए में धारा 3 से 7 एवं धारा 129 ए से सी के बीच में बताया गया है। देखें, जो छत्तीसगढ़ में अगर हम ग्राम सभा की बात करें, ये तो एक कॉमन डेफिनेशन हो गया ग्राम सभा का, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राम सभा इन छत्तीसगढ़, सो द डेफिनेशन and all the procedure regarding Gram Sabha has been given in Chhattisgarh Panchayati Raj Act 1993। ग्राम सभा के बारे में संपूर्ण जानकारी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में दी गई है और इसके 2 अध्याय, अध्याय 2 में धारा 3 से 7 के बीच में और अध्याय 14 क में धारा 129 ए से सी के बीच में, 129 ए से 129 सी के बीच में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, ये इस तरीके से उल्लेख जो है इसमें किया गया है। ठीक है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2-2 अध्याय में क्यों, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में एक तो सामान्य क्षेत्र है ना, सामान्य क्षेत्र, और एक कैसे क्षेत्र है जो अनुसूची 5 के क्षेत्र है ना, जिसको हम अनुसूचित क्षेत्र बोलेंगे। तो दोनों में अलग अलग प्रकार से ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के बारे में अध्याय 2 में बताया गया है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र यानी अनुसूची 5 के जो क्षेत्र होंगे वहां की ग्राम सभा के बारे में अध्याय 14 धारा 129 ए से 129 सी के बीच में बताया गया है। हम यहां से कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे सामान्य क्षेत्र से और क्या डिफरेंस है उधर से उसको मिलाते चलेंगे तो एकदम क्लियर होते चलेगा। ठीक है, देखें, जैसे धारा 3 से 7 अगर देखें, इसको लेकर के चलते हैं, वो भी क्लियर होता चलेगा। धारा 3, धारा 4, धारा 5, ठीक है, धारा 6 और धारा 7। अब देखिए धारा 3 में भाई ग्राम सभा के लिए 2 चीजें हैं, एक ग्राम इंपॉर्टेंट है और दूसरा लोगों का समूह यानी सभा इंपॉर्टेंट है। तो धारा 3 में बताया गया ग्राम का निर्धारण, ठीक है ना, ग्राम का निर्धारण या ग्राम की अधिसूचना। सेक्शन 3 ये कहता है कि ग्राम का निर्धारण कौन करेगा। 129 ए से एफ बेटा पूरा चैप्टर है ना, पार्ट 14 ए जो है इसका, उसमें 129 ए से एफ में पूरा चैप्टर है, लेकिन ग्राम सभा 129 ए से सी के बीच में, बाकी में पंचायत के बारे में, ठीक है ना, डी ई एफ में बाकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के बारे में है, ग्राम सभा के बारे में ए से सी में है। ठीक है ना, तो धारा 3 में क्या बताया गया, ग्राम का निर्धारण कौन करेगा इसके बारे में बताया गया। ठीक है ना, ग्राम का निर्धारण कौन करेगा, किस तरीके से करेगा। छत्तीसगढ़, अच्छा, ठीक है ना। अब ग्राम का निर्धारण कौन करेगा, अब देखें, जो ग्राम होगा उसकी मतदाता सूची में जो आएंगे वो सभा मिल करके बनाएंगे। तो ग्राम की मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची, ऐसे याद करें। ग्राम सभा में ग्राम और सभा किससे मिलकर के बनेगा, ग्राम का निर्धारण कैसे होगा ये देख लिए, और सभा किन से मिलकर के बनेगा ये देख लिए। तो सभा मतदाता सूची से मिलकर बनेगा। धारा 5, अब मतदाता सूची में कैसे आएंगे, तो मतदाता के रूप में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर, कौन पंजीकृत हो सकता है कौन पंजीकृत नहीं हो सकता है। धारा 6 में इनके सम्मेलन के बारे में बताया गया, ग्राम सभा के सम्मेलन, और धारा 7 में इसकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया। तो हम इसको बेस रखेंगे और दोनों कंपेयर करके पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, इसको बेस रखेंगे और दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ लेंगे। तो याद रखें, अध्याय 2 और अध्याय 14 ए दोनों में आपका अनुसूचित पंचायतों ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा और अध्याय 14 क में
अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के बारे में बताया गया, मतलब छत्तीसगढ़ के वे क्षेत्र जो अनुसूची 5 के अंतर्गत आते हैं। अब जो अध्याय 2 में सामान्य क्षेत्र में बताया गया है, इसी को हम बेस लेकर के पढ़ेंगे और इसमें क्या डिफरेंस है उसको हम देख लेंगे। ये धारा आपको याद हो ना हो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने बताया इसलिए ताकि इसको सहूलियत हो जाए, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर हमको सेट करने में कि किस ऑर्डर में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे धारा 3, 4, 5, 6, 7, 3 से 7 है ग्राम सभा अध्याय 2 में। तो 3 में क्या है, अब देखो ग्राम सभा के लिए क्या चाहिए, ग्राम और सभा। तो ग्राम का निर्धारण 3 में, 4 में सभा आ जाएगी, यानी मतदाता सूची। अब मतदाता सूची में लोग कैसे आएंगे, तो उनका पंजीकरण होगा, किसमें हो जाएगा, धारा 5 में। अब जब ग्राम सभा हो गई तो उसका क्या होगा, सम्मेलन होगा धारा 6 में, और सम्मेलन के बाद वो अपना कार्य करेंगे धारा 7 में। तो ये इस तरीके से प्यारे बच्चों ग्राम सभा के सम्मेलन से रिलेटेड या चीजों से रिलेटेड ये आपको याद रखना है, इसी क्रम में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले ग्राम सभा में हम इस सीक्वेंस को उठाते हैं। पहले हम देखेंगे ग्राम का निर्धारण कौन करता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम का निर्धारण, ठीक है। ग्राम का निर्धारण हम ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले, ठीक है, ग्राम का निर्धारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम का निर्धारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप। देखेंगे ग्राम का निर्धारण एक आपका सामान्य क्षेत्र में भी होगा, है ना, सामान्य क्षेत्र, और एक आपका अनुसूचित क्षेत्र जो स्केड्यूल्ड एरिया होंगे वहां पर भी ग्राम का निर्धारण होगा, ठीक है ना, ग्राम का निर्धारण होगा। तो सबसे पहले तो यह होगा कि ग्राम का निर्धारण कौन करता है। तो याद रखेंगे, चाहे सामान्य क्षेत्र हो या अनुसूचित क्षेत्र हो, ग्राम का निर्धारण राज्यपाल करेंगे, ठीक है। ग्राम का निर्धारण हमेशा कौन करेगा, आपका राज्यपाल, ठीक है ना। द गवर्नर विल डिसाइड द ग्राम, ठीक है ना। ग्राम का निर्धारण जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मतलब किसको हम ग्राम कहेंगे, ठीक है ना, किसको हम ग्राम कहेंगे ये राज्यपाल जो है वो तय करते हैं, ठीक है ना। किसे ग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना, किसे ग्राम बना सकते हैं या ग्राम कह सकते हैं। तो याद रखें, सामान्य क्षेत्रों में किसी एक गांव या गांव के समूह को राज्यपाल जो है वो ग्राम का दर्जा दे सकते हैं। याद रखिएगा बेटा, गांव और ग्राम में अंतर है। ग्राम स्पेसिफिक एरिया हो जाएगा विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर, और गांव आपके जो छोटे गांव होंगे, जैसा भी गांव होगा, 10 लोग का, 20 लोग का, 100 लोग का, 50 लोग का, 2000, 1500, ऐसे ये सब गांव होंगे। तो राज्यपाल जो है सामान्य क्षेत्र में किसी गांव या गांव के समूह को क्या कर सकते हैं, ग्राम कह सकते हैं। मतलब जैसे एक गांव है आपका, उसी को ग्राम निर्धारित कर दिया, या एक से अधिक गांव को ग्राम निर्धारित कर दिया, ऐसा। लेकिन ये ऐसा करते किस आधार पर है, आधार क्या होता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट बेटा याद रखें कि ग्राम का निर्धारण राज्यपाल हमेशा जनसंख्या के आधार पर करते हैं, ठीक है ना। हमेशा राज्यपाल जो है वो ग्राम का निर्धारण सामान्य क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर करेंगे। मान लीजिए जैसे 100 की जनसंख्या पर एक ग्राम बनाना है, और आपके गांव में 50 लोग ही रह रहे हैं, तो एक गांव में 50 लोग हैं तो 2 गांव मिलाकर के 100 लोग हो गए, ठीक है ना। तो 2 गांव को मिलाकर क्या बना देंगे, ग्राम बना देंगे, इस तरीके से। तो जनसंख्या के आधार पर एक गांव या गांव के समूह को क्या बना दिया जाता है, आपका ग्राम घोषित कर सकते हैं राज्यपाल। उसी तरीके से अनुसूचित क्षेत्र में भी देखेंगे तो कौन करते हैं, आपका राज्यपाल ही करते हैं। दूसरा, किसे बना सकते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा, कोई आवास, मतलब एक आवास को भी, हैबिटाट्स है ना, हैबिटाट्स या आवासों के समूह, है ना, आवासों के समूह, मतलब एक घर को बोल रहा हूं, एक घर, आवास मतलब एक आवास है, एक घर है उसको, या कुछ घरों के समूह, आवासों के समूह, हैबिटाट्स, है ना, ठीक है। तीसरा, छोटे गांव, छोटे गांव को हम क्या कहते हैं, हैमलेट, जहां पर जनजातियों का निवास होता है और छोटे गांव होते हैं उसको हैमलेट कहते हैं, ठीक है।
और जहां पर एक विशिष्ट जनजाति रहती है उसको आवास कहते हैं, जहां पर उनका बसेरा रहेगा। या छोटे गांवों के समूह, इन्हीं छोटे गांव को आप मजरा या टोला भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अनुसूचित क्षेत्रों में एक आवास को ही या आवासों के समूह को, छोटे गांव को इंग्लिश में हैमलेट कहते हैं, हैमलेट, या छोटे गांव के समूह को, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ हैमलेट्स को राज्यपाल जो है वो क्या घोषित कर सकते हैं, आपका अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जिस तरीके से, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, आवास या दूसरा आवासों का समूह, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ हैबिटाट्स, तीसरा छोटे गांव, इसी छोटे गांव को अलग अलग नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हैमलेट कहेंगे, हिंदी में आप टोला, पारा ऐसा बोलते हैं, ठीक है, मजरा। और चौथा आपका छोटे गांव का समूह। इन सब को राज्यपाल क्या घोषित कर सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा घोषित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, आधार क्या होता है, तो आधार रहता है विशिष्ट जनजाति, है ना, विशिष्ट जनजातियों या जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कल्चर, जो जनजातियों की संस्कृति है उसके आधार पर बंटवारा किया जाता है। देखिए दोनों तरफ राज्यपाल ही तय करेंगे, ठीक है, लेकिन इधर गांव या गांव के समूह कर सकते हैं, उधर एक घर को भी कर सकते हैं, आवास को भी। किस आधार पर कर रहे हैं, जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कल्चर ऑफ द ट्राइब्स, इस आधार पर विभाजित कर रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए एक छोटा सा आवास है ना, एक घर है, इसमें मान लीजिए गोंड जनजाति रह रही है, दूसरे में उरांव जनजाति रह रही है, तो एक गोंड जनजाति का पूरा जो आवास होगा एक ग्राम घोषित कर देंगे, समझ रही बात। या हो सकता है कि दो अलग अलग आवासों में अगर गोंड जनजातियां रह रही है तो उन आवासों के समूह को घोषित कर देंगे। या एक छोटा सा हैमलेट है, गांव है, उस गांव में ही मान लीजिए एक उरांव जनजाति रह रही है, बिंजवार रह रही है, उसको ही क्या कर देंगे, आपका घोषित कर देंगे। क्यों, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा उन जनजातियों के अनुसार चलेगी, जनजातियों की संस्कृति के अनुसार चलेगी। तो जब संस्कृति के आधार पर हम बंटवारा करेंगे, ग्राम का निर्धारण करेंगे, तभी तो विशिष्ट जनजाति अपनी संस्कृति के लिए काम कर पाएगी। इसीलिए यहां पर यह व्यवस्था किया गया है। तो जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति के आधार पर बंटवारा किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे होता है, ये कैसे, प्रक्रिया क्या होगी। तो याद रखें, राज्यपाल महोदय इन आधारों पर इनको ग्राम का दर्जा दे सकते हैं। और कैसे देते हैं, तो याद रखें, बाय अ पब्लिक नोटिफिकेशन, लोक अधिसूचना जारी कर। राज्यपाल ग्राम का निर्धारण लोक अधिसूचना जारी करके करेंगे, ठीक है ना। वैसे यहां पर भी सेम वही प्रोसीजर, लोक अधिसूचना, बाय अ पब्लिक नोटिफिकेशन, लोक अधिसूचना जारी कर, ठीक है। जो माननीय राज्यपाल महोदय होंगे वो क्या करेंगे, आपका लोक अधिसूचना जारी करेंगे, एक पब्लिक नोटिफिकेशन, सरकार जो प्रकाशित करती है राजपत्र, उसे पब्लिक नोटिफिकेशन कहेंगे, ताकि जनता को पता चल जाए और उस पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से ग्राम का निर्धारण होता है। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपका ग्राम का निर्धारण है, ठीक है ना। ग्राम का निर्धारण शुरुआत में ही मुझे बताना था, याद रखिए, जो सामान्य क्षेत्र में ग्राम का निर्धारण है वो चैप्टर 2 धारा 3 में बताया गया है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम का निर्धारण चैप्टर 2 धारा 129 बी में बताया गया है। धारा आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ग्राम का मैंने इसलिए इतना बांट दिया है बेटा, ताकि एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके अंदर कोई भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ग्राम का निर्धारण। अब अगला हम देखते हैं, अब ग्राम सभा कैसे बनेगी। मतदाता सूची में जो शामिल व्यक्ति होंगे, ठीक है ना, तो जितना भी ग्राम होगा, ठीक है, तो अगला हम देखते हैं आपका मतदाता सूची, ठीक है ना, मतदाता सूची, ठीक है, वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल लिस्ट। याद रखें, ये चाहे सामान्य क्षेत्र हो या अनुसूचित क्षेत्र हो, ये दोनों के लिए सेम होगा,
ठीक है ना, दोनों के लिए सेम होगा। क्या सेम होगा? और इसके बारे में सेम होगा, ये कहां पर बताया गया? धारा 3 में बताया गया है। ठीक है, सॉरी, धारा 4 में बताया गया। मतदाता सूची जो है आपका धारा 4 में। जो मतदाता सूची होगी, यह बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम के लिए जो मतदाता सूची होगी उसको राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करती है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो तैयार करेगी। इलेक्टोरल रोल शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर द ऑर्डिनरी सेक्टर्स एंड द शेड्यूल्ड एरिया। जो सामान्य क्षेत्र है और जो अनुसूची 5 के क्षेत्र हैं, दोनों के लिए मतदाता सूची कौन तैयार करेगा? आपका राज्य निर्वाचन आयोग ही तैयार करेगी। अब यह प्रश्न उठता है कि मतदाता सूची में होगा कौन? तो मतदाता सूची में वो होंगे जो पंजीकृत होंगे। ठीक है ना, प्रश्न उठता है कि मतदाता सूची में होगा कौन? तो याद रखें, अगला हम देखते हैं मतदाता सूची में पंजीकरण। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इन वोटर लिस्ट। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम ये सब चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ग्राम तो राज्यपाल महोदय ने घोषित कर दिया, उस ग्राम में रहने वाले लोग जो मतदाता सूची में शामिल है उनसे मिलकर के सभा बनेगी। तो हम सभा देके कि मतदाता सूची कौन बनाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन मतदाता सूची में कौन इनरोल हो सकता है, ठीक है ना, कैसे इनरोल होगा, इसके बारे में देखते हैं। याद रखें, जो मतदाता सूची है इसमें दो बातें हम समझते हैं। एक, किसी ग्राम की मतदाता सूची में कौन पंजीकृत हो सकता है, मतलब पंजीकृत होने के लिए शर्तें क्या होंगी, इस तरीके से डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए क्या शर्तें हैं। ठीक है, यह आपसे पूछ सकता है शर्त क्या होगी, या किन परिस्थितियों में, ठीक है ना, किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति ग्राम की मतदाता सूची, है ना, मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य होगा। मतलब कब वो अयोग्य हो जाएगा, कब उसको हम पंजीकृत नहीं कर सकते। ये दो बातें है ना, व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज नॉट। ठीक है ना, कब कोई चीज हो तो आप मतदाता सूची में पंजीकृत हो सकते हैं, और कौन सी चीज होगी तो आप पंजीकृत नहीं हो सकते। याद रखें, जो पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं, ये सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए सेम होगी। ठीक है ना, दोनों के लिए सेम है। और हम जहां से प्रोसीजर इसका उठा रहे हैं वो है आपका धारा 5 सेक्शन 5। तो कब कोई पंजीकृत हो सकता है और कब कोई पंजीकृत नहीं हो सकता है? व्हेन अ पर्सन कैन गेट रजिस्टर्ड एज अ वोटर और व्हेन कैन नॉट, है ना, कब वो रजिस्टर नहीं होगा। तो आप देखें कि पंजीकृत हो सकता है और पंजीकृत नहीं हो सकता है। इसके लिए अगर हम शर्त देखेंगे तो दो प्रमुख शर्तें हैं, दो प्रमुख शर्तें हैं। एक, उस ग्राम से संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो। याद रखें, किसी ग्राम की मतदाता सूची में आप तब शामिल होंगे जब विधानसभा चुनाव होता है। तो हर गांव के लोग क्या होते हैं, अपना नाम दर्ज कराते हैं वोटर लिस्ट में। तो शर्त यह है कि कोई व्यक्ति तब मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है अगर उसका नाम, अगर वो जो है किसी ग्राम से संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो। किसी ग्राम से संबंधित, किसी गांव से संबंधित अगर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, आपका पंजीकृत कर सकते हैं। मतलब आपका अगर विधानसभा की वोटर लिस्ट में है, आपके गांव से जो वोटर लिस्ट बना है, अगर आपका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में है तो आप ग्राम पंचायत, सॉरी, जो ग्राम की जो मतदाता सूची होगी उसमें आप पंजीकृत हो सकते हैं। एक, ठीक है ना, एक शर्त यह है। और दूसरा, उस ग्राम का
मामूली तौर पर निवासी हो, ठीक है, मामूली तौर पर निवासी हो, ठीक है ना, मामूली तौर पर निवासी हो, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ठीक है ना, मामूली तौर पर निवासी हो, ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहेंगे इसको, मामूली तौर पर निवासी हो। कहने का मतलब क्या है, या तो आपका नाम उस वहां की विधानसभा की सूची में शामिल है, ठीक है, और दूसरा आप वहां के मामूली निवासी हो। ऑर्डिनरली रेजिडेंट, अच्छा देखिए, मामूली निवासी और स्थायी निवासी में अंतर होता है। मामूली निवासी का परिभाषा यह कहता है ऑर्डिनरली रेजिडेंट का, कि आप अगर किसी स्थान पर 6 महीना या उससे ज्यादा रह रहे हो, 6 महीने या उससे ज्यादा समय से, या भविष्य में 6 महीने या उससे ज्यादा समय रहने की संभावना है, तो आप क्या हो जाएंगे, वहां के ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएंगे। अगर आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं तो भी आप वहां की निर्वाचक नामावली में शामिल हो सकते हैं। तो एक, आपका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में होना चाहिए उस ग्राम की, और अगर मान लीजिए जैसे आपका नाम बिलासपुर के किसी ग्राम के मतदाता सूची में है और अब आप 6 महीने से रायपुर के किसी ग्राम में रह रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल है, आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में आप अयोग्य होंगे निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करवाने के, या क्या नहीं होना चाहिए पंजीकरण करवाने के लिए, तो वो भी 2 तरीके हैं। एक से अधिक ग्राम, है ना, एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में शामिल होने का हकदार नहीं होगा, ठीक है ना। एक से अधिक ग्राम मतलब आपका नाम अगर 1 ग्राम की मतदाता सूची में है तो वहीं पर रहे, दूसरे ग्राम की मतदाता सूची में आपका नाम शामिल नहीं होगा। 1 ग्राम की मतदाता सूची में आ गया तो उसी ग्राम की मतदाता सूची में रहेगा, दूसरे ग्राम की मतदाता सूची में आपका नाम शामिल नहीं होगा। और दूसरा, यदि पहले से किसी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत पंजीकृत है, ठीक है ना, प्रायरली रजिस्टर्ड अंडर एनी लोकल अथॉरिटी। मान लीजिए किसी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत, कोई स्थानीय, जैसे सहकारिता के चुनाव हुए, सहकारिता समिति वगैरह के, आप किसी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत पहले से ही क्या है, पंजीकृत है। जैसे आप बिलासपुर में लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत मान लीजिए पंजीकृत है, सहकारिता विभाग के अंतर्गत, या वहां जो समिति का चुनाव हुआ उसमें आप पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो आप वहां है तो वहीं पर आप क्या होंगे, मतदाता सूची में जाएंगे, यहां पर आप नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतदाता सूची में पंजीकरण इस तरीके से होता है। मतलब पंजीकृत होने के लिए शर्त यह है कि आप उस ग्राम से संबंधित विधानसभा की वोटर लिस्ट में आप शामिल हो, या नहीं है तो फिर आप उस ग्राम के मामूली तौर पर निवासी हो तो आपको पंजीकृत कर लिया जाएगा। किन परिस्थितियों में नहीं होंगे, एक से अधिक ग्राम में आपका नाम दर्ज नहीं होना चाहिए, और दूसरा, यदि आप पहले से किसी स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड है तो भी आपको दूसरे जगह पंजीकृत नहीं किया जाएगा। तो यह आपका पंजीकरण है। इस तरीके से मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। अब देखें, पंजीकृत हो गया, और पंजीकृत होने के बाद ग्राम सभा तैयार हो गई है, ठीक है। अब जब ग्राम सभा तैयार होगी है तो अब क्या होगा, ग्राम सभा का सम्मेलन होगा। तो आगे हम देखते हैं आपका ग्राम सभा के सम्मेलन, ठीक है, ग्राम सभा का सम्मेलन, ठीक है, ग्राम सभा असेंबलीज, ठीक है, ग्राम सभा का सम्मेलन या ग्राम सभा के असेंबलीज, अगर इसको हम देखें मीटिंग्स ऐसा देख लें आप, तो इसको इस तरीके से समझते हैं। चाहे ये दोनों के लिए मैं आपको बातें बता रहा हूं, सामान्य और अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए, है ना, सामान्य और अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए ये बातें होंगी। इसमें जो सबसे पहली बात हम देखने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं सम्मेलन के प्रकार, है ना, सम्मेलन के प्रकार आप समझ लें पहले तो। मतलब ग्राम सभा के सम्मेलन कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेंबलीज कैन बी इनवाइटेड फॉर ग्राम सभा, सम्मेलन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो याद रखें, ग्राम सभा के जो सम्मेलन है वो मूलतः 3 प्रकार के होंगे और अधिकतम 4 प्रकार के होंगे। कैसे,
एक होता है ग्राम सभा का सामान्य सम्मेलन, जिसको हम जनरल असेंबली कहते हैं। एक होता है विशेष सम्मेलन, या इसको स्पेशल असेंबली कहेंगे। एक होता है आपका वार्षिक सम्मेलन, जिसको हम एनुअल असेंबली कहेंगे। और एक लास्ट, थोड़ा सा आप इसको गौर कीजिएगा, एक होता है आपका ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक या संयुक्त सम्मेलन, है ना। ये इस तरीके से, तो उसको लास्ट में आप थोड़ा सा याद रखिएगा, छूटे ना, इसलिए मैं इसे आपको बता रहा था। सामान्य सम्मेलन क्या है, ठीक है ना। याद रखें कि ग्राम सभा की सामान्यतः जनरली 3 महीने में एक बार बैठक होना अनिवार्य है, ठीक है। इसे ही सामान्य सम्मेलन कहते हैं। याद रखें, जो ग्राम सभा है 3 महीने में एक बार, वंस इन 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार बैठक होना अनिवार्य कहा गया है। कानून ये कहता है, मिनिमम है ना ये, कि 3 महीने में एक बार बैठक होना अनिवार्य है, ताकि सामान्य मुद्दों पर चर्चा की जा सके। इसलिए इसको सामान्य सम्मेलन या जनरल असेंबली कहते हैं, ठीक है। ग्राम सभा की सामान्य सम्मेलन या जनरल असेंबली कहेंगे हम इसे। ये सामान्य सम्मेलन होता है 3 महीने में एक बार, ये अनिवार्य है बेटा, मतलब इतना मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। 3 महीने में एक बार यानी साल में 4 बार मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम, अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है। याद रखेंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा के एक वर्ष में 6 बार सम्मेलन आयोजित करवाए जाते हैं। देखिए, कानून कहता है कि 3 महीने में एक बार, हर 3 महीने में एक बार यानी 12 महीने में 4 बार हुआ, यानी मिनिमम 4 बार सम्मेलन होना चाहिए। मिनिमम की क्राइटेरिया है, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो ग्राम सभा है उसके 6 सामान्य सम्मेलन होते हैं, 6 बार सामान्य सम्मेलन होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। 6 जनरल असेंबली इनवाइट्स इन द छत्तीसगढ़, ये बुलाए जाते हैं 6। और ये 6 कौन कौन से हैं देखें तो 6 में से 4 के तो तारीख तय है, ठीक है, और 2 के महीने हैं। देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो सम्मेलन होंगे इनके लिए 4 तो तारीखें तय हैं। 4 तारीखें कौन कौन सी तय हैं, तो 4 जयंती हैं। देखें, एक आपका 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती, एक आपका 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, इसके बाद से आपका 20 अगस्त सद्भावना दिवस या राजीव गांधी जी की जयंती है, और इसके बाद से आपका 2 अक्टूबर, ठीक है ना, गांधी जयंती। ये 4 तारीखें तय है, ठीक है। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, ठीक है ना, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, ठीक है ना, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त। राज्यपाल महोदय जी ग्राम से रिलेटेड कानून नहीं लाते हैं बेटा, अधिसूचना जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं। कुछ तो बुद्धि रख करके पढ़ो बेटा, है। कानून मैंने कहां बोला। जो ग्राम सभा है उसका गठन 23 जनवरी, है ना, 23 जनवरी को होगा सुभाष चंद्र बोस जयंती, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 20 अगस्त राजीव गांधी जयंती, और 2 अक्टूबर आपका महात्मा गांधी जयंती। ये 4 तारीख है, और 2 माह है, 2 महीने तय है, तारीख तय नहीं है। और ये 2 महीने आपका, एक जून और दूसरा आपका नवंबर। जून और नवंबर माह की किसी तारीख पर बैठक हो सकती है, ठीक है ना, जून और नवंबर माह, तो ये 2 महीने हैं। जून इसलिए क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के दौरान मैंने बताया था कि जो एग्रीकल्चर ईयर होता है, कृषि वर्ष होता है, वो 1 जुलाई से 30 जून होता है। यानी जून में कृषि वर्ष समाप्त होता है। और ग्राम यानी गांव मूलतः किस पर आधारित होगा, कृषि पर। तो ग्राम सभा को 1 साल की समीक्षा करने का यहां पर क्या मिलता है, समय मिलता है, कि वो समीक्षा कर पाते हैं जून में बैठ करके, कि ग्राम सभा को किस तरीके से पंचायतों को और कार्य करने के निर्देश देना चाहिए, और सारी चीजें, ठीक।
उसी तरीके से नवंबर माह देखेंगे तो जून जुलाई अगस्त, मतलब जुलाई से आपका खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, अक्टूबर में काट ली जाती है, और नवंबर से रबी की फसल। तो ये काफी अहम होता है गांव के लिए। रबी की फसल, खरीफ फसलों की एक तरफ कटाई होती है और रबी की फसलों की एक तरफ बुआई होती है। तो ये भी काफी अहम समय होता है, इसलिए जून और नवंबर 2 माह जो है यहां पर रखे गए, इसमें तारीख तय नहीं है। तो ये सामान्य सम्मेलन होता है। ग्राम सभा की सामान्यतः सामान्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 महीने में एक बार बैठक का होना अनिवार्य रखा गया है। इन्हीं अनिवार्य बैठकों को सामान्य सम्मेलन कहते हैं। हालांकि ये न्यूनतम संख्या है 3 माह में एक, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सामान्य बैठक 6 बार होती है। 4 तारीख और 2 माह। 4 तारीख कौन कौन सी है? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, और 2 माह आपका जून और नवंबर का महीना है। ठीक है। विशेष सम्मेलन क्या होता है? देखें, विशेष सम्मेलन, विशेष सम्मेलन क्या होगा? तो याद रखें, नंबर 1, ग्राम सभा के ग्राम सभा की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा, ग्राम सभा की कुल संख्या, मान लीजिए ग्राम सभा जो है आपका 100 लोग हैं, तो 1/3 से ज्यादा, 100 का 1/3 कितना होगा? 33 से ज्यादा ग्राम सभा की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा सदस्यों की मांग पर या दूसरा जनपद पंचायत या जिला पंचायत, इसी को जिला परिषद भी बोलते हैं, जिला पंचायत या कलेक्टर की मांग पर 30 दिन के भीतर बुलाया जाने वाला बैठक विशेष सम्मेलन होता है। देखिए, विशेष सम्मेलन क्या होता है? 4 लोग, याद कीजिए, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 ज्यादा। ग्राम सभा में मान लीजिए अगर मतदाता सूची में शामिल सदस्यों की संख्या 100 है, यानी ग्राम सभा के कुल सदस्य कितने हो गए? 100 में से 1/3 से ज्यादा, यानी 33 से ज्यादा लोग अगर मांग करें, है ना, 33 से ज्यादा लोग अगर मांग करें, एक, दूसरा जनपद पंचायत मांग करे, तीसरा जिला पंचायत मांग करे, या कलेक्टर मांग करे, इन चारों में से किसी के भी एक के मांगने पर उस मांग करने के 30 दिन के भीतर जो बैठक बुलाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? विशेष बैठक। तो याद रखें, विशेष बैठक की मांग कौन कर सकता है? इस तरीके से याद रखें, ग्राम सभा के कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा, 33 से ज्यादा, 34 35, 33 पर नहीं, 33 से ज्यादा, 1/3 से ज्यादा। दूसरा जनपद पंचायत, तीसरा जिला पंचायत, चौथा कलेक्टर। इन चारों में से किसी एक के द्वारा भी अगर मांग की जाए तो इनके मांग करने के 30 दिन के भीतर जो बैठक बुलाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? आपका विशेष सम्मेलन बनेगा। वार्षिक सम्मेलन क्या होता है? वर्ष में एक बार बुलाई जाने वाली बैठक, नाम से स्पष्ट है, वार्षिक बैठक। वर्ष में जो एक बार बुलाई जाए वार्षिक बैठक होती है, लेकिन कब बुलाई जाती है? याद रखें, आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व बुलाई जाती है। ठीक है ना? वार्षिक सम्मेलन कब बुलाया जाएगा? आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 3 माह के पूर्व। आगामी वित्तीय वर्ष यानी अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब आ रहा है? आगामी वित्तीय वर्ष कब आएगा? आप देखिए, आगामी वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होगा, तो अप्रैल के 3 माह पूर्व यानी मार्च, फरवरी, जनवरी के पूर्व यानी दिसंबर माह में बुलाई जाती है वार्षिक सम्मेलन जो है। ठीक है ना? आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरू हो रहा है, उसके 3 माह पूर्व यानी मार्च, फरवरी, जनवरी, इसके पूर्व यानी दिसंबर माह में। इसलिए वार्षिक सम्मेलन जो है हमेशा कब बुलाया जाता है? आपका दिसंबर माह में बुलाया जाएगा, इसको याद रखें। तो वर्ष में जो एक बार बुलाई जाए वो वार्षिक सम्मेलन है। आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व इसे बुलाया जाता है। ठीक है ना? और दिसंबर माह में बुलाया जाएगा। 3 माह पूर्व मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है, तो 1 अप्रैल के 3 माह पूर्व यानी मार्च, फरवरी, जनवरी, 3 माह हुए, इसके पूर्व यानी दिसंबर माह में बुलाया जाता है।
अच्छा, संयुक्त बैठक क्या होता है? याद रखें, संयुक्त बैठक जब ग्राम सभाओं में, विभिन्न ग्राम सभाओं, 2 या 2 से अधिक ग्राम सभा, जब 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाओं में मतभेद हो जाए किसी विषय को लेकर के, भाई ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के नीचे तो बहुत सारी ग्राम सभा आ रही है, 5, 6, 7 ऐसे। तो मान लीजिए ग्राम सभाओं में कोई मतभेद हो जाए, कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है, ग्राम सभा आपस में बैठ करके कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, ठीक है, एक ग्राम सभा में मतभेद हो जाए। दूसरा, यदि कोई ऐसा मुद्दा है ना, कोई ऐसा मुद्दा है जिससे एक से अधिक ग्राम सभा प्रभावित हो, तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। याद रखेंगे उसी तरीके से जैसे हम संविधान में पढ़ते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में विवाद हो गया तो संयुक्त बैठक बुलाएंगे, उसी तरीके से ग्राम सभा, कोई निर्णय लेना है पंचायत को, और ग्राम सभा बहुत, मतलब एक पंचायत में 2, 3, 4 ऐसी ग्राम सभाएं होंगी, ग्राम सभा के बीच में मतभेद हो गया, तैयार नहीं है, या कोई ऐसा मुद्दा है जो 2 या 2 से अधिक ग्राम सभा को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक ग्राम सभा को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का ग्राम सभाओं के बीच में अगर विवाद हो जाए तो उसका निपटारा करने के लिए जो बैठक बुलाया जाता है उसे संयुक्त बैठक कहते हैं। तो ये बैठकों के सम्मेलन के प्रकार होते हैं, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखें, जब भी कोई सम्मेलन होगा तो प्रश्न ये उठता है कि सम्मेलन, तो सम्मेलन हम देख रहे हैं, तो सम्मेलन में प्रकार हमने देख लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सम्मेलन होगा तो सम्मेलन कहां होगा, उसका समय क्या होगा, उसका स्थान क्या होगा, उसको बुलाएगा कौन, ये चीजें। तो पहला चीज हमने देखा सम्मेलन प्रकार। दूसरा चीज देखें, सम्मेलन को बुलाता कौन है, कौन बुलाएगा सम्मेलन। तो इनमें से किसी भी प्रकार का सम्मेलन, जो मैंने अभी आपको चारों प्रकार के सम्मेलन बुलाए, चाहे सामान्य क्षेत्र हो, अनुसूचित क्षेत्र हो, सम्मेलन को बुलाने का दायित्व तो सरपंच का होता है, ठीक है ना। सम्मेलन को बुलाएगा कौन, सरपंच। सम्मेलन को बुलाने का दायित्व तो किसका होगा, सरपंच का। दूसरा, सम्मेलन को बुलाएगा सरपंच, लेकिन कहां बुलाएगा, स्थान, तिथि, ठीक है ना, समय, मतलब सम्मेलन को कहां पर बुलाया जाएगा, स्थान क्या होगा, तिथि क्या होगी, मतलब तारीख क्या होगा, समय क्या होगा, इसका निर्धारण अगर देखें, है ना, ये जो सम्मेलन होंगे इसका निर्धारण अगर हम देखें तो इसका निर्धारण कौन करता है, सरपंच। याद रखें, अगर सरपंच नहीं है तो कौन तय करेगा, उप सरपंच। और अगर मान लीजिए उप सरपंच भी नहीं है तब सचिव समय और स्थान को तय करता है, ठीक है ना। सरपंच, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, ठीक है, सरपंच, सरपंच नहीं तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो सचिव। ये सब जो है आपका क्या करते हैं, ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए इस तिथि समय का निर्धारण करेंगे कि ग्राम सभा का सम्मेलन कहां पर होगा। वैसे आमतौर पर आप याद रख लीजिए कि ग्राम सभा का जो सम्मेलन होता है, चाहे सामान्य सम्मेलन हो या विशेष सम्मेलन हो, ठीक है ना, सामान्य सम्मेलन और विशेष सम्मेलन ये ग्राम सभाओं में ही होता है, मतलब ग्राम सभा के अपने ग्राम में ही होगा, ग्राम में, है ना, ग्राम सभा मतलब ग्राम में होगा। लेकिन जो वार्षिक सम्मेलन होता है ना, वार्षिक सम्मेलन और जो आपका संयुक्त बैठक होगी, ये दोनों ग्राम पंचायत मुख्यालय में होगा, है ना, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा। तो स्थान तो ऑलमोस्ट तय ही है, तो स्थान तिथि का निर्धारण जो है आपका इस तरीके से होता है। अब चले, सरपंच बुला लिए इस तरीके से। चौथा, अगर अध्यक्षता देखें, अध्यक्षता, है ना, अध्यक्षता, तो अध्यक्षता में अंतर है थोड़ा सा। तो हम सामान्य क्षेत्र देखते हैं, ठीक है, और आपका अनुसूचित क्षेत्र देखते हैं। सामान्य क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करेगा और अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करेगा। याद रखें, सामान्य क्षेत्र में अध्यक्षता करते हैं आपका सरपंच। यदि सरपंच नहीं है तो अध्यक्षता करेंगे उप सरपंच, और यदि मान लीजिए उप सरपंच भी नहीं है तब ग्राम सभा
में उपस्थित व्यक्तियों के बीच में से बहुमत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। देखें, अध्यक्षता कौन करेगा सामान्य क्षेत्र के ग्राम में? तो सामान्य क्षेत्र के ग्राम में अध्यक्षता सरपंच करते हैं। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेंगे, और यदि उप सरपंच भी नहीं है तो ग्राम सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से सारे लोग अपने बीच में से किसी एक सदस्य को बहुमत के आधार पर, है ना, बहुमत के आधार पर चुन लेंगे। ठीक है, बहुमत के आधार पर चुना हुआ व्यक्ति जो है उस ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। याद रखें, ये जो चुना हुआ व्यक्ति होता है वो केवल उसी बैठक के लिए अध्यक्षता करेगा जिस बैठक के लिए चुना गया। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में याद रखें, सरपंच, उप सरपंच या कोई पंच बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। सरपंच, उप सरपंच या पंच जो है वो बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, बल्कि बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित क्षेत्र में बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा की जाएगी जिसे बहुमत के आधार पर चुना गया हो। ठीक है ना, बहुमत के आधार पर चुना गया हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो अनुसूचित क्षेत्र होगा वहां पर अध्यक्षता सरपंच नहीं करेंगे, उप सरपंच नहीं करेंगे, कोई पंच नहीं करेगा, बल्कि अध्यक्षता कौन करेगा? उस ग्राम में जो अनुसूचित जनजाति के कोई व्यक्ति हैं, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से ही कोई एक, जिसे उस ग्राम सभा के सारे सदस्य, उस बैठक में शामिल सदस्य अपने बहुमत के आधार पर चुने। तो बहुमत के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के बीच में से चुना गया व्यक्ति अध्यक्षता करता है, जो कि सरपंच, उप सरपंच और पंच ना हो, है ना। इस तरीके से किया गया। ऐसा इसलिए किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशासन की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, है ना। जो सरपंच है, उप सरपंच है, पंच है, वो तो शासन की मुख्य धारा से जुड़ा ही हुआ है, लेकिन किसी एक को अध्यक्ष चुन लेना जो इसमें शामिल नहीं है, तो वो भी क्या हो गया? आपका शासन से जुड़ गया। इस प्रकार से आपका ग्राम सभा की अध्यक्षता होती है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, ग्राम सभा के सम्मेलन के प्रकार हमने देख लिए, हमने अध्यक्षता देख ली। ठीक है, अध्यक्षता क्या होती है, कौन करता है अध्यक्षता, ठीक है, सामान्य क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, इन सब में हमने देख लिया। अब अगली चीज अगर हम देखें, पांचवी चीज, गणपूर्ति। सभी प्रकार की बैठकों में, है ना, सारी बैठकों में, चाहे वो सामान्य सम्मेलन हो, चाहे विशेष सम्मेलन हो, या कोई भी वार्षिक हो, या किसी में भी गणपूर्ति। आप देखें, कोरम या गणपूर्ति क्या होती है? मिनिमम रिक्वायर्ड अटेंडेंस, कोरम बोलते हैं इसको आप एक लाइन में समझ लें, मिनिमम रिक्वायर्ड अटेंडेंस। किसी भी सम्मेलन के होने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक संख्या है ना, न्यूनतम आवश्यक व्यक्तियों की संख्या, उसको गणपूर्ति कहते हैं। तो मिनिमम रिक्वायर्ड अटेंडेंस जो होगा वो गणपूर्ति है। अब मिनिमम रिक्वायर्ड अटेंडेंस क्या होता है, तो याद रखें, मतलब कितना होता है, अगर हम सबसे पहले देखें कितना होना चाहिए, तो याद रखें, सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा और अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा। ठीक है ना, सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा। सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा में गणपूर्ति 1/10 होगी। सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा में गणपूर्ति 1/10 होगी, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में की ग्राम सभा में गणपूर्ति 1/3 होती है। यानी अगर मान लीजिए कि सामान्य क्षेत्र में 100 लोग हैं, सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा में, तो 100 में से 10 भी आ गए तो बैठक हो जाएगी, गणपूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा है तो 100 में 10 आने पर नहीं चलेगा, 1/3 यानी 33% आना जरूरी है, यानी 33 लोगों का आना जरूरी है। 1/10, 1/3 गणपूर्ति होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 1/10 में 1/3 महिला होना अनिवार्य है, और इसमें 1/3 में 1/3 महिला होना अनिवार्य है, याद रखें। ठीक है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि गणपूर्ति कितनी होती है, तो सामान्य क्षेत्र की 1/10, अनुसूचित क्षेत्र की 1/3, तो 1/10 में 1/3 महिला और उधर 1/3 में 1/3 महिला होना अनिवार्य है। मतलब मेरा कहने का मतलब समझिए।
जैसे सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा में 100 लोग हैं, 10 लोग आ गए और 10 के 10 पुरुष आ गए, तो 1/10 तो हो गया, लेकिन उसमें 1/3 महिला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो बैठक नहीं हो सकती। 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, यानी 10 में कम से कम 3 महिलाएं होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए 10 के 10 महिलाएं आ जाए, तो 10 यानी पूरा गणपूर्ति तो मिल गया 1/10, और 10 की 10 महिलाएं यानी 1/3, उससे ज्यादा महिलाएं भी हैं, यानी गणपूर्ति मान ली जाएगी। यानी पुरुषों के 10 होने से गणपूर्ति नहीं होगी, लेकिन महिलाएं अगर 10 हो जाएंगी तो गणपूर्ति मान ली जाएगी, ऐसा है। और सेम वैसी वहां पर भी है, अनुसूचित क्षेत्र में गणपूर्ति वहां पर 1/3 और 1/3 महिला होना अनिवार्य है, ठीक है, तभी गणपूर्ति मानी जाएगी। याद रखें, गणपूर्ति जुटाने का दायित्व जो है, जुटाने का दायित्व ये सरपंच और पंच का होता है, प्यारे बच्चों याद रखेगा, उप सरपंच का नहीं होता, ठीक है ना। गणपूर्ति जुटाने का दायित्व किसकी जिम्मेदारी है, गणपूर्ति होना, तो ये दायित्व होता है आपका सरपंच और पंच का दायित्व होता है, ठीक है ना। गणपूर्ति जुटाने का दायित्व जो है वो सरपंच और पंच का होगा, ठीक। तो कितना होता है गणपूर्ति हमने देख लिया, ठीक है। तो सामान्य क्षेत्र में 1/10, अनुसूचित क्षेत्र में 1/3, 1/10 और 1/3 में 1/3 महिलाएं होना बहुत जरूरी है, तो ये गणपूर्ति हो गया। गणपूर्ति के बाद में अगर हम चलेंगे तो दायित्व किसका होता है, सरपंच और पंच का होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर गणपूर्ति ना मिले, है ना, गणपूर्ति ना मिलने पर क्या होगा, अगर ये पूछ दे आपसे एग्जाम में, तो याद रखें अगर गणपूर्ति नहीं मिलता तो नंबर 1, गणपूर्ति नहीं मिलने पर बैठक जो है वो स्थगित हो जाएगी, है ना, बैठक स्थगित हो जाएगी, ठीक है ना। द सिटिंग शैल बी एडजॉर्न, जो बैठक होनी थी अब वो बैठक नहीं हो पाई क्योंकि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मेंबर जो है वो नहीं मिले, ठीक है, स्थगित होगी। और याद रखें जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा व्यक्ति है, ठीक है ना, स्थगन कौन करेगा, जो अध्यक्षता कर रहा है, अगर सरपंच अध्यक्षता कर रहा है तो वो करेगा, ठीक है। स्थगन कौन करेगा, तो अध्यक्ष करेगा, जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो है क्या करेगा, स्थगन करेगा। अच्छा ठीक है, स्थगन करेगा तो स्थगित करने के साथ साथ इसी बैठक को दोबारा बुलाया जाएगा। स्थगित बैठक की, है ना, स्थगन मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब हम संविधान पढ़ रहे थे, तो स्थगन का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को निश्चित समय अवधि के लिए रोका जाए, जैसे दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, जब किसी कार्य को निश्चित समय अवधि के लिए रोका जाए तो वो स्थगन होता है। तो यहां पर स्थगित कर रहा है, और स्थगन हमेशा अध्यक्ष करता है, वहां पर भी लोकसभा में लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा में सभापति, ऐसा। तो यहां पर भी स्थगन कौन कर रहा है, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कर रहा है। अब स्थगन का मतलब ही है कि निश्चित अवधि तक होगा, इसीलिए जो अगली बैठक होगी स्थगित बैठक, ये जो आज स्थगित हुई यही बैठक फिर से होगी। स्थगित बैठक के लिए समय, स्थान व तिथि की घोषणा भी तुरंत करता है। अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति स्थगित भी करेगा और यह भी बताएगा कि यह स्थगित बैठक कब होगी, इसकी घोषणा भी स्थगन करने के दौरान करता है। याद रखें स्थगित बैठक जो होती है अब उसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं होती, जो एडजॉर्न सिटिंग होगी, जो स्थगित बैठक होगी, उसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं होती है, इसमें गणपूर्ति कोई भी आवश्यक नहीं होगी, मतलब इसमें कोई कोरम की आवश्यकता नहीं है गणपूर्ति की। जैसे उस सामान्य बैठक में 1/10 1/3 मिलना चाहिए, यहां कुछ नहीं है, गणपूर्ति की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब देखिए गणपूर्ति की आवश्यकता तो यहां पर है नहीं स्थगित बैठक में, ठीक, तो ये स्थगित बैठक हो जाएगी। और याद रखिए जो स्थगित बैठक होगी इसमें कोई नए विषय नहीं लाए जा सकते हैं, है ना, नए विषय नहीं लाए जा सकते, मतलब जो बैठक, जिन विषयों पर पिछली बैठक होने वाली थी उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाएगी, इस बैठक में कोई नया विषय नहीं लाया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखें गणपूर्ति का दायित्व जो है, जुटाने का दायित्व, ये सरपंच व पंच पर होता है, मतलब सरपंच और पंच को गणपूर्ति जुटानी है। मान लीजिए कि अगले, ठीक है ना, यदि सरपंच
एवं पंच लगातार 3 बैठकों तक, 3 सम्मेलन तक, लगातार 3 कंसेक्यूटिव बैठकों तक यदि गण पूर्ति ना जुटा पाए, लगातार बोल रहा है ना, ना जुटा पाए, तब उन्हें नोटिस दिया जाएगा कि भाई क्यों नहीं जुटा पा रहे हो, देन द नोटिस शैल बी इशूड अगेंस्ट देम। तब उन्हें क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस जारी करके अगले 2 बैठकों में गण पूर्ति जुटाने का कार्य दिया जाएगा। मतलब अगले 2 बैठकों में उनको गण पूर्ति जुटानी पड़ेगी। अगर अभी तक गण पूर्ति नहीं मिल रही थी तो अगले 2 बैठकों में गण पूर्ति जुटा ले, और यदि मान ले कि इसमें भी असफल हो गए तो उन्हें पद से हटाया जाएगा। ठीक है, मतलब गण पूर्ति जुटाने का दायित्व तो सरपंच और पंच का है। अगर गण पूर्ति नहीं जुटा पाते तो बैठक स्थगित, लगातार 3 बैठकों तक नहीं जुटा पाते तो नोटिस देंगे, और नोटिस देने के बाद, मान लीजिए उनको नोटिस दे दिया गया, नोटिस देने के बाद भी अगर अगले 2 बैठकों में वो गण पूर्ति नहीं जुटा पाए तो उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका ग्राम सभा है, ग्राम सभा का सम्मेलन। हमने सारी चीजें इसमें देखा कि ग्राम सभा क्या होती है ना, ग्राम सभा के सम्मेलन कितने प्रकार के होते हैं, कौन बुलाता है, कहां पर बुलाया जाता है, ठीक है ना, अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक, इसमें आपका गण पूर्ति कितनी होती है, ये तमाम चीजें हमने इसके विषय में चर्चा की। यहां पर आपका ग्राम सभा का सम्मेलन जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, और अंत में अगर थोड़ा सा ग्राम सभा के कार्य अगर हम देख लें तो बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन हल्का सा आपको थोड़ा सा इसको याद रखना चाहिए। ग्राम सभा के कार्य अगर हम देखें, ठीक है, देखें ग्राम सभा के अगर हम कार्य देखें, ग्राम सभा के कार्य तो देखें सामान्य क्षेत्र और आपका अनुसूचित क्षेत्र, है ना, अनुसूचित क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा कार्य धारा 7 में, जबकि अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा कार्य धारा 129 सी में बताया गया, 129 सी में बताया गया। ठीक है ना, ग्राम सभा के कार्य, हाँ, पंच सरपंच दोनों बेटा। ठीक है, सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के जो ग्राम सभा होंगे उनके कार्य, तो इनके कार्यों को थोड़ा सा याद करने के लिए हम ऐसा बांट लेते हैं। एक, कल्याणकारी कार्य, ठीक है ना, दूसरा विधायी कार्य, और तीसरा ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षण, ऐसा समझ लें। कल्याणकारी कार्य मतलब याद रखें, ग्राम सभा ग्राम के आर्थिक विकास की योजनाओं की पहचान कर प्राथमिकता तय करती है। कल्याणकारी कार्य मतलब ग्राम सभा के ऐसे कार्य जो लोगों के कल्याण के लिए हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम सभा ग्राम के आर्थिक विकास की योजनाओं की पहचान कर कल्याणकारी कार्य जो है यानी प्राथमिकता तय करती है। मतलब जैसे भारत सरकार या राज्य की सरकार जो है ढेर सारी योजनाएं बनाती हैं, है ना, गांव में क्रियान्वयन करने के लिए, उसमें से उन योजनाओं को पहचान करना कि वो गांव के विकास के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसमें प्राथमिकता तय करना कि पहले कौन चलेगा पहले कौन नहीं चलेगा, इसके लिए। ठीक है ना, ये इस तरीके से आपका तय करना। इसके अलावा जैसे दूसरा अगर हम देखेंगे, ग्राम सभा के ग्राम के आर्थिक विकास की योजनाओं के कार्य अगर हो गए, ठीक है ना, इसके अलावा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का निर्धारण करना, वही सेम चीज, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है, जितने भी सरकार गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चला रही है उन कार्यक्रमों का निर्धारण करना, उनकी पहचान करना और उनको संचालित करने का निर्देश देना। ठीक है ना, इसके अलावा हितधारकों की पहचान करना,
है ना, आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशियरीज, हितधारक मतलब सरकार जैसे कोई योजना चला रही है ना, जैसे जिसमें सरकार किसी को पेंशन देना चाहती है ना, किसी को राहत देना चाहती है, तो उसमें हितधारक बेनिफिशियरी किसको मिलना चाहिए ये सुविधा, उसकी पहचान करना भी किसका काम होगा, है ना, हितधारकों का पहचान करने भी इनका काम होगा। अच्छा, विधायी कार्य में एक देख लें आप, बजट, है ना, बजट पर चर्चा करना, जो बजट प्रस्तुत करती है ग्राम पंचायत उस पर चर्चा कौन करेगी, आपका ग्राम सभा ही चर्चा करेगी और बजट पर चर्चा करके अपनी सलाह देना। ऑडिटिंग, है ना, ग्राम पंचायत के खर्चों का लेखा परीक्षण, है ना, ग्राम पंचायत जो खर्च कर रही है ना, जिस भी तरीके से उसका ऑडिट करना, उस पर चर्चा करना कि सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तमाम कार्य है ना, ऐसा मोटा मोटी आपको याद रखना है। पहला ग्राम सभा में, ग्राम सभा का पहला काम आर्थिक विकास की योजनाओं को पहचानना, प्राथमिकता तय करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की पहचान करना, प्राथमिकता तय करना, हितधारकों की पहचान करना, बजट पर चर्चा करना विधायी कार्य, और ऑडिटिंग, है ना, ये आपका विधायी कार्य हो गया। अनुसूचित क्षेत्र में ये सारे कार्य जो सामान्य क्षेत्र के हैं, ये सारे कार्य जो हैं इसमें भी आ जाएंगे। बस दो जो है आपका एक्स्ट्रा कार्य आप इसमें देख सकते हैं, दो, एक आपका पशु मेलों का आयोजन करना, है ना, पशु मेले, गांव में जो पशुओं के मेले लगते हैं, पशु मेलों का आयोजन करना, और दूसरा आपका जनजातियों की संस्कृति की रक्षा करना, जो कल्चर है उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये ग्राम सभा के मोटा मोटी कार्य हैं, आपको इतना बस याद होना चाहिए था। तो ये हमारा ग्राम सभा आज खत्म, कल हम शुरू करेंगे इसमें पंचायतें। थैंक यू सो मच।